परवरिश। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेटी की परवरिश में आपका स्वागत है। मुझे नेकलेस का ये डिजाइन ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं तो यही सोने का सेट लूंगी और कंगन के साथ साथ मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए होगा। और ब्रेसलेट कपड़ों के साथ पहनने के लिए एक वाइट गोल्ड का नेकलेस भी चाहिए होगा। सालू ने अपने पापा चिराग जी से कहा, पर बेटा तुम जो सेट पसंद कर रही हो वो बहुत महंगा है, पूरे 10 तोले का है। साथ में तुम्हें ब्रेसलेट भी चाहिए और व्हाइट गोल्ड का नेकलेस भी। हम तो सब कुछ मिलाकर तुम्हें 10 तोला सोना तुम्हारी शादी में देने वाले थे। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, ये सेट हमारी बजट से कुछ ज्यादा है। यहाँ इस शॉप में तुम्हें और भी सुंदर सुंदर डिजाइन के सोने के सेट मिल जाएंगे जो हमारे बजट में आ जाएंगे। तुम उन्हें भी एक बार देख लो। कि माँ मीना जी ने कहा, दिलाना है तो वही शर्ट दिलवा जो मैंने पसंद किया है, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ, मेरी शादी में खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मेरे भी कुछ अरमान है। सालू ने अपनी माँ से बहस करते हुए कहा। माँ ने कहा, तुम्हें अपने पापा की स्थिति भी देखनी चाहिए। तुमने लहंगा भी तो पूरे लाख रुपए का लिया है। डिजाइनर लहंगा बताकर लाख रुपए जैसा मुझे उसमें कुछ नहीं नजर आया। नहीं, हमारा बजट 25 से 30,000 तक का था, पर तुम्हारी जिद के चलते पापा ने तुम्हें लाखों रुपए का लहंगा दिलवाया। लेकिन अब हर चीज में तुम्हारी जिद तो बढ़ती ही जा रही है। माँ ने कहा, आपको क्या दिक्कत हो रही है, अब तो भैया भी कमाता है। सालू ने कहा। चिराग जी ने वहां आकर इशारे से अपनी पत्नी को फिर से चुप करा दिया। अच्छा ठीक है बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वो सेट ले लो, मैं देख लूंगा, पराग जी ने अपनी बेटी से कहा। शालू अपनी पसंद का सोने का सेट, ब्रेसलेट और व्हाइट गोल्ड का पेंडेल सेट पाकर बहुत खुश हो गई थी। उसने शादी के लिए पार्लर भी हाई सोसाइटी वाला, बड़े ब्रांडेड पैकेज वाला बुक कराया। शालू ने अपने ससुराल में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने माता पिता से शादी में अनावश्यक खर्च करवाया, ताकि शादी के बाद उसे न सुनना पड़े कि तुम्हारे पिता ने शादी में कोई खास इंतजाम नहीं किया था। मेहमानों का स्वागत, खाने पीने की व्यवस्था, सबका इंतजाम सालू ने अपने पिता से उनकी हैसियत से बढ़कर करवाया। वो अपनी शादी शानदार और यादगार बनाना चाहती थी। इसके लिए चाहे उसके पिता का सब कुछ ही क्यों न बिक जाए, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। सालू के पिता भी पुत्री प्रेम में न चाहते हुए भी उसकी हर जिद मानते चले गए, जबकि वह जानते थे कि शादी में लिया गया कर्ज उतारने में बरसों गुजर जाएंगे। सालू के परिवार में उसके पिता चिराग जी, माता मीना जी और उससे 2 साल बड़ा उसका भाई नितिन था। मध्यम वर्गीय परिवार की सालू देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो ग्रेजुएट पास थी। उसके मम्मी पापा तो उसे आगे पढ़ाना चाहते थे, पर सालू का मन पढ़ाई से ज्यादा सजने संवरने और अपनी बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगता था। माता पिता ने उसे संस्कार तो अच्छे देने की कोशिश की थी, पर सालू एक नंबर की बदतमीज और स्वार्थी लड़की थी। उसे अपने अलावा कोई दिखता नहीं था। उसे बस अपनी जिद मनवाने से मतलब रहता था। बचपन में सालू की तबीयत आए दिन खराब रहती थी, इसलिए उसके पापा का झुकाव उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही था। वो अपनी बच्ची की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख पाते थे। पहले तो सालू छोटी छोटी चीजों की जिद करती थी, लेकिन अब उम्र के साथ ही उसकी जिद ने काफी बड़ा रूप ले लिया था। बात बात पर रूठना, नखरे दिखाना उसके लिए आम बात थी। उसे हैंडल करना उसकी माँ के लिए भी एक चुनौती बन गई थी। उसकी माँ उसे समझाने की काफी कोशिश करती, पर सालू तो अपनी माँ को अपनी दुश्मन समझती थी, जो उसकी खुशियों के आगे रोड़ा बनी थी। और कुछ दिनों में शादी भी राज से हो जाती है, जो एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। ससुराल में सालू के साथ ही अच्छा बर्ताव किया जाता, उसे सबका प्यार और सम्मान मिला। उसकी सास ने शुरू से ही उसे हर तरह की आजादी दी, घूमने फिरने, पसंद के कपड़े पहनने। पति भी उसे पत्नी का पूरा दर्जा देता, मान सम्मान देता, उसकी इच्छाओं का सम्मान करता। शादी के महीने भर बाद सालू की सास ने उसे घर के छोटे मोटे काम करने को कहती। काम में गड़बड़ी होने पर वे प्यार से समझाती। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। नई बहू को भी कुछ त्याग करना होता है, कुछ सहनशील भी होना पड़ता है। पर सालू तो सिर्फ लेना जानती थी, देना नहीं। ससुराल वालों के इतना अच्छा होने के बाद भी हर छोटी छोटी बात पर सालू घर में कलाकृति धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया था। राज घर का इकलौता बेटा था, इसके बावजूद उसके माता पिता ने उसे बहू के साथ अलग गृहस्थी बसाने का सुझाव दिया, ताकि सास ससुर की गैर मौजूदगी में सालू अपने पति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी गृहस्थी बसा सके।
सालू ने जरा भी व्यवहार कुशलता नहीं थी। इधर सालू ने भाई नितिन की भी शादी हो गई। नितिन की पत्नी नैन्सी बहुत ही सुशील और संस्कारी, गृह कार्यों में दक्ष और मिलनसार थी। सभी को आदर सम्मान देती, जल्द ही अपने अच्छाई से सबका दिल जीत लिया। ससुराल वालों ने भी उसका भरपूर साथ दिया, इसलिए उसे नए माहौल में ढलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अपने पति के साथ साथ ही सास ससुर का भी अपना समझती थी, गलती होने पर भी स्वीकार करती, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानती। नैन्सी जल्द ही घर की बहू से बेटी बन गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। नैन्सी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। वही सालू भी एक बेटे की मां बन गई। सालू और उस पति के बीच वैवाहिक जीवन के नाम पर बस औपचारिकता रह गई थी। सामान्य प्यार और विश्वास तो उसके बीच में था ही नहीं, क्योंकि सालू ने अपने जिद के चलते पति को उसके माता पिता से दूर किया था और पति से भी छोटी छोटी बात को लेकर कलाकृति बच्चे की खातिर उसका पति सालू को बर्दाश्त करता था। कुछ समय बाद सालू के पापा चिराग जी को कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। इस मुश्किल घड़ी में बहू नैन्सी मजबूती के साथ ही अपने सास ससुर और पति के साथ खड़ी रही। बेटे बहू ने अपना तन मन सब कुछ लगा दिया, पर पापा को बचा न सके। एक झटके में मीना जी का मानो सब कुछ बिखर गया, पर बेटे बहू ने उन्हें संभाल लिया, उन्हें जरा भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। और नैन्सी पहले से भी कुछ ज्यादा मीना जी की दवाइयों और उनके खाने पीने का ध्यान रखने लगी। मीना जी भी पोते पोती में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। एक बार अचानक सालू मायके आ धमकी। माँ का हाल चाल पूछने की बजाय वो माँ से अपने हक की बात करती है। मम्मी पापा तो अब रहे नहीं, तो अब आप मुझे मकान में मेरा हिस्सा दे दीजिए। फिर कहीं भाई भाभी का मन बदल गया तो, और फिर ये तो बेटियों का कानूनी हक है। सालू ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? यहाँ तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ससुराल में किस बात की कमी है जो तुम मकान में से हिस्सा मांग रही हो? तुम्हारी शादी में भी हमने जरूरत से ज्यादा खर्चा किया, जिसका कर्ज हम आज तक चुका रहे हैं। पिता के बाद तुम्हारा भाई हर फर्ज निभा रहा है। बहू भी तुम्हें हमेशा मान से परिवार सहित मायके बुलाती है। वे लोग तुम्हें घुमाते फिराते हैं और फिर ऊंचे भेंट के साथ तुम्हें विदा करते हैं, और हमारे पास संपत्ति के नाम पर ये 2 कमरों का मकान ही तो बचा है। तुम्हारे भाई की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तुम्हारी शादी में लिया कर्ज चुकाने में जा रहा है। बचत का काफी हिस्सा तुम्हारे पापा के इलाज में पहले ही खर्च हो चुका है। जब तुम लड़ झगड़कर अपने ससुराल से अलग हुई थी, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी काफी आर्थिक मदद की थी, और तुम्हारे बेटे के जन्म के समय तुम्हारे पापा ने 1 लाख की एफडी उनके नाम भी तो की थी। तुम्हारे भाई ने तो एजुकेशन लोन लेकर आगे की पढ़ाई नौकरी मिलने पर वही अपना लोन चुका रहा है। अपने शादी भी लगभग खुद की कमाई से ही की। मेरा खुद का भी तो दवाइयों का खर्चा कितना है। तुम्हारे भाई के दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी तो देखना है। वैसे भी तुम्हें किस बात की कमी है? मकान में हिस्सा मांगकर कहीं तुम अपना मायका हमेशा के लिए न खो दो। बेटा, जहाँ आपसी स्नेह प्रेम और विश्वास हो, वहाँ ये अधिकार कोई मायने नहीं रखते। मीना जी सालू को समझाया। तुम्हें कुछ नहीं पता, सब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सालू ने फिर जिद पकड़ ली। तो मैं देखती हूँ, मीना जी ने कहा। सालू वापस अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सालू के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी माँ 2 बड़े बड़े सूटकेस लिए खड़ी थी। मम्मी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? भाई भाभी ने आपको घर से निकाल दिया? सालू एक सांस में सब बोले जा रही थी। वो बेटा, अब से मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ ही। वहाँ घर में तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तो अपने भाई भाभी की तरह मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी। इतने साल तो तुम्हारे भाई भाभी ने मेरी सेवा की, अब तुम करना। घर मैंने बेचने के लिए दे दिया है, देखते हैं कब तक बिकता है। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा मायका ससुराल सब यही है। अब तुम छुट्टियां बिताने कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा कमरा तो बता दो, मुझे कहाँ रहना है? मीना जी ने कहा। पर मम्मी, आप तो जानती हैं मेरे घर में 2 ही कमरे हैं, एक हमारा और एक मेरे बेटे का। नहीं नहीं, मुझे मेरा पर्सनल कमरा ही चाहिए। कोई हाल माल में नहीं रहने वाली मैं, मीना जी ने कहा। सालू को अकेले रहने की आदत थी। माँ को संभालना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था।
मीना जी तो बेटे की सास से भी ज्यादा उसके हर काम में टोका टाकी करती। घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती। सालू अब अपने ही घर में अपनी ही माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब सालू के पति को सासू माँ के घर आने का कारण पता चला तो वह अपनी पत्नी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, तुम तो पहले ही अपने ससुराल वालों के दिल से उतर चुकी हो और आज तुमने मुझे भी मेरे ससुराल वालों की नजरों में गिरा दिया। सबको लगता होगा कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए हिस्सा लेने के लिए उकसाया होगा, जबकि मुझे तो इस बात का पता तक नहीं था। इतना भी स्वार्थी और लालची होना ठीक नहीं है। माँ जी, यह आपका ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, पर प्रॉपर्टी में हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर हाँ, साल में 1-2 बार आपके हाथों के पकवान चखने घर जरूर आता रहूंगा। सीमा जी को अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। कुछ दिनों वहां रुककर वो अपने घर वापस चली गई, अपने बेटे बहू के पास। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्थिति को देखकर ही आर्थिक मामले सुलझाने चाहिए। प्रेम और रिश्तों के सामने अधिकार कोई मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।